अध्याय 16 आई डिड दैट। मानव का वेकेशन था और आकाश के एग्जाम भी खत्म हो गए थे। अक्की बिल्कुल बेकार था। मैं क्लासेस से अच्छे पैसे कमा रहा था तो पैसों की समस्या खत्म हो गई थी। हमने आकाश को कुछ दिन हमारे साथ बिताने के लिए बुलाया। 25 मई को वो अजीब सी चीजें और एक पूरी बोतल व्हाइट मिस्चिफ वोदका लेकर आया। मैंने वोदका को तुरंत पहचान लिया, लेकिन मैं उस दूसरी चीज को नहीं पहचान पाया जो वो अपने साथ लाया था। उसमें बीजों के साथ कुछ सूखे पत्ते थे। हमारी उत्सुकता को खत्म करते हुए आकाश ने हमें उस चीज से मिलवाया। वो गांजा थी। आकाश ने हमें जॉइंट बनाने की कला सिखाई। उसने पहले बीजों और छोटी टहनियों को साफ किया, फिर उसे एक सिगरेट से निकाले हुए तंबाकू के साथ मिलाया और उसे एक छोटे से कागज में डाला जो एक तरह से बटर पेपर जैसा लग रहा था। रेडीमेड फिल्टर की जगह उसने सिगरेट के पैकेट का एक छोर फाड़ के उसका फिल्टर बनाया। उसे एक जॉइंट बनाने में 10 मिनट लगे। उसमें से 2 कश लेने के बाद उसने वो मुझे दे दिया। रोमांच के नाम पर मैंने भी 4 कश ले लिए। मैंने धीरे चलने और इसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करने की उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसमें से बदबू आ रही थी, लेकिन 4 कश इतनी जल्दी लेने के बाद मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं पूरी तरह से एक दूसरी दुनिया में था जो यकीनन पृथ्वी नहीं थी। मेरे आसपास की हर चीज थोड़ी आउट ऑफ फोकस थी। मुझे एक राजा जैसा महसूस हो रहा था। 2-3 कश और लेने के बाद मैं हाई हो गया। अक्की ने भी कुछ कश लिए। मानव ने नहीं पिया और वो इन सब से खुश नहीं था तो वो सोने चला गया। मैं, आकाश और अक्की जगजीत सिंह के गानों के साथ शराब पीने लगे। हमें पता भी नहीं चला कि हम कब सो गए। अगले दिन से हम रोज गांजा पीने लगे। अक्की ही था जो मुझे हमेशा पीने के लिए उकसाता था। मैं कभी कभी बिना अपने छात्रों को बताए ही गिटार क्लासेस से बंक मार लेता था, सिर्फ गांजे की वजह से। आकाश ही हम सब के लिए जॉइंट बनाता था। रोज रात 11 बजे के आसपास हम सब झील किनारे अपने हाथों में जॉइंट लेकर बैठते थे। गांजा पीने के बाद हम बस शांत बैठ जाते थे और चांद को घूरते रहते थे। अमावस्या की रात को चांद की जगह तारे ले लेते थे। मुझे काजल की बहुत याद आती थी, लेकिन उसे नजरअंदाज करने के लिए गांजा मिल गया था। 5 जून को काजल घर से वापस आई। मैं मानव और अक्की के साथ उसे सरप्राइज देने के लिए स्टेशन गया, लेकिन उसके बजाय हमें सरप्राइज मिला। ट्रेन रात 8:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची। मैं मानव और अक्की के साथ हाथ में गुलाब लिए हुए वहां खड़ा था। मुझे उसकी बोगी का नंबर नहीं पता था तो हम मेन एंट्रेंस पर खड़े होकर भीड़ में उसे ढूंढ रहे थे। कुछ सेकंड बाद मेरी आंखों ने उसे ढूंढ लिया। उसने सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर लीं, ये ध्यान दिए बिना कि वो कोई लगेज कैरी नहीं कर रही थी, जिसका मतलब था कि उसके साथ कोई था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी उम्र के एक लड़के ने मुझे मुक्का मार दिया। मैं प्लेटफॉर्म पर गिर गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर कोई हमें देखने लगा। मुझे प्लेटफॉर्म पर गिरा हुआ देखकर मानव और अक्की उस लड़के की तरफ भागे। अक्की ने उस लड़के के हाथ पकड़े, मानव ने उसका कॉलर पकड़ लिया, जबकि मैं उसी समय काजल से यह जानने में व्यस्त था कि वो लड़का कौन था। वो था काजल का भाई सजल। मैंने काफी बॉलीवुड फिल्में देखी थी तो मुझे पता था कि इस स्थिति से कैसे निकलना है। मैंने अक्की और मानव से उसे छोड़ने को कहा। अक्की ने सिर हिलाया और वही किया जो मैंने कहा, लेकिन मानव मेरी नाक से खून बहता देख और भी आक्रामक हो गया था। वो मेरी बात नहीं सुन रहा था और लगातार वही लाइन बार बार कह रहा था, भाई पे हाथ कैसे उठाया। अक्की ने उसे शांत किया। फिर काजल जो खड़ी थी रोते हुए सजल पर चिल्ला रही थी और उसे समझा रही थी कि हम सब उसके दोस्त हैं। मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही थी, क्या इसलिए कि दर्द मुझे हो रहा था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। सजल वहां खड़ा किसी से भी आंखें नहीं मिला पा रहा था। उसे पता था कि उसने गलती की है। हम प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए ताकि हम उन लोगों के लिए शो खत्म कर सकें जो हमें देखने के लिए वहां जमा हुए थे। हम सीधे पास के अस्पताल में गए जहां डॉक्टर ने मेरी नाक में रुई ठूंस दी। फिर माफी मांगने का समय आया। सजल मेरे पास आया और माफी मांगी। मैं क्या कर सकता था? उसने पहले ही नुकसान कर दिया था और मैं काजल की वजह से उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। तो मेरे पास एकमात्र विकल्प
माफ करना ही था। माफी के बाद उसने हमें रात के खाने पर बुलाया। उस लड़के में यकीनन हिम्मत थी या वो पागल था। उसने 1 घंटे पहले ही मेरी नाक तोड़ दी थी और फिर हमें रात के खाने के लिए बुला रहा था। हमने मना कर दिया, लेकिन फिर प्यार की वजह से मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैं, अक्की और मानव जायका भोपाल का गए। वहां खाना खाने के बाद सजल उसी रात बस से सागर वापस चला गया। हम अपने फ्लैट पर लौट आए। आकाश ने मुझे उस हैरान कर देने वाले दिन को खत्म करने के लिए गांजे के रूप में सबसे अच्छी दवाई दी। 14 मई को आकाश अपने हॉस्टल वापस चला गया। मुझे ग्लोबस पब्लिक स्कूल से ज्वाइनिंग के लिए एक रिमाइंडर आया। अब हालात बदल चुके थे। मैं इतना पैसा कमा रहा था कि मुझे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने वादा किया था। वादे की वजह से मैं अक्की के साथ गया, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। 15 जून 2009 को स्कूल में हमारा पहला दिन था। हमारे दिन की शुरुआत देशभक्ति से हुई। बहुत समय बाद हमने जनगणमन गाया। श्रीमती खान, जो स्कूल की प्रिंसिपल थीं, उन्होंने हमें सब कुछ समझाया। मुझे 5वीं कक्षा का क्लास टीचर बनाया गया। अक्की को 3री कक्षा दी गई। स्कूल में पढ़ाना मेरे लिए एक मिला जुला एहसास था। पहली अच्छी बात यह थी कि यह कभी कभी आपको आपके स्कूल के दिनों की याद दिलाता था और आपकी जिंदगी अनुशासित हो जाती थी। और दूसरी अच्छी बात थी उर्फी मैडम। वो हमारी प्रिंसिपल की बेटी थी और 4थी कक्षा की क्लास टीचर थी और स्कूल में मेरा एकमात्र दिलचस्प अध्याय थी। स्कूल के पहले दिन अक्की ने मुझे बताया कि वो उर्फी से प्यार करता है। इसका मतलब वो उर्फी से वासना में था। वो उसके लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ मेरी शायरी से प्रभावित थी। वो सरदार जाफरी, इकबाल, फैज अहमद फैज, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी आदि पढ़ती थी, लेकिन गुलजार की वजह से वो मेरी करीबी दोस्त बन गई। अक्की को इस बात से जलन होती थी। अक्की को कुछ ऐसी जगहें पता थीं जहां से आप गांजा, कोकेन और अन्य ड्रग्स खरीद सकते थे। स्कूल और गिटार क्लासेस के बाद मैं अक्की के साथ सिर्फ गांजा पीता था। अब मैं गांजे की बुराइयां महसूस कर सकता था। उसे पीने के बाद मैं इतना आलसी हो गया था कि सोने से पहले अपने कपड़े भी नहीं बदलता था और चीजें भूलने लगा था। मानव हर बार जब भी उसे गांजा मिलता था, उसे कूड़ेदान में फेंक देता था। मैंने जब जब इसे छोड़ने की कोशिश की, तब तब अक्की ने मेरा मनोबल तोड़ा। मुझे तैरना नहीं आता था और मैं गहरे पानी में जा रहा था, और हर बार अक्की ही था जो मुझे समंदर में फेंक रहा था। मुझे नहीं पता कि उसे एहसास हो रहा था या नहीं, लेकिन वो भी इसका आदी हो गया था। एक दिन जब मैंने आकाश को ये जानने के लिए फोन किया कि उसे गांजा पीने के बाद कैसा महसूस होता है, तो मुझे पता चला कि उसने तो गांजा छोड़ दिया था और वो अब सिर्फ वोदका पीता था। मानव और प्रिया का प्यार बहुत गहरा था। वो रोज कॉलेज जाता था और देर रात को वापस आता था। मानव, अक्की और मैं अपनी शनिवार की रात झील के किनारे बिताते थे। जब मैं और अक्की गांजा पीने में व्यस्त होते थे, तो मानव दूसरी तरफ प्रिया के साथ फोन पर व्यस्त होता था। 27 जून 2009 शनिवार को मेरा रिजल्ट आया। मैं फाइनल ईयर में था। मेरी माँ मुझे इटारसी बुला रही थी। मैंने किसी तरह टॉपिक बदल दिया। मैं स्कूल की वजह से इटारसी नहीं जा सकता था और मेरे माता पिता को नहीं पता था कि मैं एक स्कूल में काम कर रहा हूँ। परिवार के ड्रामे को संभालने के बाद मैंने अपने फ्लैट पर एक पार्टी रखी। मैंने विशाल, जो अमित के संपर्क में नहीं था, उसको छोड़कर अपने सभी पूर्व बैंड के सदस्यों को बुलाया। सब लोग आए। आकाश अपने दोस्त अंजर के साथ आया। अक्की ने खाने की जिम्मेदारी संभाली। मैं कॉकटेल में व्यस्त था। मानव कर्ट कोबेन में व्यस्त था। रात 9 बजे पार्टी शुरू हुई और रात 2 बजे हमारे मकान मालिक की चेतावनी के साथ खत्म हुई। किसी को भी पार्टी की वजह नहीं पता थी, क्योंकि कोई वजह थी ही नहीं। मैंने नशे में सबको इनवाइट किया था। 2 दिन बाद जब मैं रॉबिन हुड का पाठ पढ़ रहा था, तो मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने इसे 3 बार नजरअंदाज किया, लेकिन फोन लगातार बजता जा रहा था। बिना कुछ कहे मैं कॉल देखने के लिए क्लास से बाहर गया। ये तरुण शर्मा थे। मैंने फोन उठाया। उन्होंने मुझे बताया कि हमें दोपहर 12 बजे हस्ताक्षर के लिए अदालत जाना होगा। मैंने उनसे कहा कि हम जल्द से जल्द 1:15 बजे तक ही पहुंच सकते हैं। कॉल के बाद मैं अक्की की क्लास में उसे बताने गया। वो खबर सुनकर गुस्से में आ गया। अक्की ने तरुण शर्मा और विपक्ष से कई बार मामले को सुलझाने के लिए मुलाकात की थी, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था।
दोपहर 1 बजे अटेंडेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके हम वहां 1:20 पर पहुंचे। तरुण शर्मा ने हमें बताया कि पुराने जज का तबादला हो गया था और उनकी जगह जो नए जज आए थे वो एक अच्छे इंसान थे और अब हम मामले को सुलझाने के लिए एक आवेदन दायर करने जा रहे थे। तरुण शर्मा ने काकड़ सर से बात की। उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए 30,000 रुपए की मांग की, जिसका मतलब था कि हम फिर से गरीब होने वाले थे। हमें मामले को सुलझाने के लिए फाइनली एक डेट मिली, जो इतने समय बाद एक अच्छी खबर थी। अक्की इतना खुश था कि उसने अदालत परिसर में ही एक जॉइंट जला लिया। शाम को अक्की का रिजल्ट भी आ गया। वो 58% के साथ पास हो गया था। 30 जून को डेविड सर मुंबई से वापस आ गए थे, जिसका मतलब था कि मैं अब उनकी क्लासेस नहीं ले रहा था और ना उनसे पैसे कमा रहा था। हमें कॉम्प्रोमाइज के पैसे भी जितनी जल्दी हो सके देने थे और हमें वकील को भी एक बड़ी रकम चुकानी थी। डेविड सर के वापस आने के बाद मुझे बहुत सारा खाली समय मिल गया। मैं अब उनका छात्र नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके पास मुझे सिखाने के लिए अब कुछ भी नहीं है, तो मैं उनका पार्टनर बन गया। जब भी उन्हें छुट्टी चाहिए होती थी, मैं उनकी क्लासेस लेता था। वो मुझे उन कॉन्सर्ट्स के लिए बुलाते थे जिनमें वो लीड बजाते थे और मैं उन्हें रिदम देता था। कॉन्सर्ट्स मुझे मेरे बैंड की याद दिलाते थे और वो एहसास मुझे सिर्फ दर्द देता था, लेकिन पैसों के लिए मैं सर के साथ कॉन्सर्ट्स में जाता था। 18 जुलाई शनिवार को बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने अपने स्कूल से बंक मार दिया क्योंकि मुझे काजल की याद आ रही थी। मानव और प्रिया की भी छुट्टी थी, तो इसे एक परफेक्ट शनिवार बनाने के लिए हम सब रायसन फोर्ट की एक लॉन्ग ड्राइव पर गए। रायसन फोर्ट हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर था। दोपहर 12 बजे हम वहां पहुंचे। बारिश और भी तेज हो रही थी। मुझे नहीं पता मानव ने इतनी तेज बारिश में ऐसी जगह क्यों चुनी। हमने अपनी कार पार्क कर दी, जो उस पूरी पार्किंग की एकमात्र कार थी। हमें किले तक पहुंचने के लिए पहाड़ पर ट्रैकिंग करनी थी। कार में 30 मिनट तक बेवकूफी भरी बातें करने के बाद हमने कार से बाहर निकलने का फैसला किया। हमने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। बारिश की वजह से पत्थर फिसलन भरे हो गए थे। हम 30 मिनट की जगह 1 घंटे में ऊपर पहुंचे। बारिश की वजह से हम बुरी तरह से गीले हो चुके थे। कोई आश्चर्य नहीं था कि किला खाली था। हम सब ठंड से कांप रहे थे। हम एक कोने में छज्जे के नीचे बैठ गए ताकि हमारे कपड़े थोड़े सूख सकें। हर मिनट मौसम और भी खराब हो रहा था। अब जब हम वहां पहुंच ही गए थे, तो हमने उस किले को घूमना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक वास्तुकला को देखने के बाद प्रिया ने मुझसे पानी मांगा। केडी, पानी की बोतल कहाँ है? प्रिया ने पूछा। वो मानव के पास थी, मैंने जवाब दिया। मानव, पानी की बोतल कहाँ है? प्रिया ने पूछा, जैसे कि उसने पिछले कई हफ्तों से पानी नहीं पिया हो। मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है, मानव ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या मतलब है मुझे नहीं पता? मैंने तुझे ही दी थी, मैंने मानव से कहा। मानव कार में पानी की बोतल का बैग भूल गया था, जो मैंने उसे एकमात्र जिम्मेदारी दी थी। अगर हम वापस लौटते तो पानी लाने में 2 घंटे और लगते, लेकिन ये कोई नहीं चाहता था। हम इतनी मुश्किल से चढ़े थे कि हमें किले में अच्छा समय बिताने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। लेकिन 1 घंटे तक चढ़ने के बाद सिर्फ प्रिया को ही नहीं, बल्कि हम सबको पानी की जरूरत थी। हम सब समाधान ढूंढने के लिए एक साथ बैठ गए। हमें पता था कि किले में पानी का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन हम अभी भी किसी अनदेखे स्रोत की उम्मीद में खोज करने की कोशिश कर रहे थे। देखो, यहां समाधान है, मानव ने कहा, यह ध्यान दिए बिना कि किले में पानी नहीं था और ऐसी जलवायु परिस्थितियों में हमारे अलावा किसी भी प्राणी की उम्मीद करना लगभग असंभव था। मानव, जो फार्मासिस्ट था और इस समस्या की वजह भी था, उसने खुद इसे सुलझाने की जिम्मेदारी ली। उसने कुछ पत्ते इकट्ठे किए और उन्हें कप के आकार में मोड़ दिया और पौधों की एक छोटी सी टहनी से उसे चिपका दिया। उसने करीब 10 कप बनाए और उन्हें खुले इलाके में रख दिया। 5 मिनट के अंदर हमें बारिश का इकट्ठा किया हुआ शुद्ध पानी मिल गया। इस आदमी ने यकीनन डिस्कवरी पर मैन वर्सेस वाइल्ड के कुछ एपिसोड्स देखे होंगे। हम सब ने पानी पिया और उसने हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी आसान है। हम सब ने उसके लिए तालियां बजाईं। या तो एक गर्म चाय या एक गर्म किस हमें थोड़ी राहत दे सकती थी। चाय तो आउट ऑफ क्वेश्चन थी, लेकिन किस?
हमें बस एक उचित दूरी बनाए रखनी थी। मानव किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने में माहिर था, या शायद उसे मुझसे ज्यादा ठंड लग रही थी। हमने दूरी बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। मानव राजा के निजी समय के लिए बनाए गए एक भूमिगत कमरे को देखने के लिए चला गया, जहां बहुत अंधेरा था और एक सीन बनाने के लिए एकदम सही जगह थी। मैं बस प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक खुली जगह पर चला गया। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो प्रकृति भी आपसे प्यार करती है। बारिश फिर से शुरू हो गई। काजल और मैं बस किले की छत पर खड़े थे, कांप रहे थे और हाथों में हाथ डालकर बारिश का मजा ले रहे थे। काजल के गीले कपड़ों ने उसे और भी ज्यादा सेक्सी बना दिया था। तेज बारिश की वजह से उसका सफेद कुर्ता उसके शरीर से चिपक गया था। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना मैंने उसे किस किया। वो भी कांप रही थी। उसने भी उतनी ही शिद्दत से वापस किस किया। कोई देख लेगा, काजल ने किस करते हुए कहा। उस बंदर की आंखें बंद हैं। मैंने उसे बंदरों के एक परिवार को दिखाते हुए जवाब दिया जो खुद में व्यस्त थे। अरे मानव आ जाएगा, उसने मुझे फिर से कहा। हमने एक दूसरे को इतने कसकर पकड़ा हुआ था कि कोई भी हमारे शरीर के बीच में गन्ना रखकर उससे रस निकाल सकता था। फिर काजल ने मेरी शर्ट के सारे बटन खोल दिए। मुझे नहीं पता कि यह बारिश थी या माहौल का खालीपन था जिसने उसे इतना बेताब बना दिया था। बारिश की आवाज हमें प्यार करने के लिए एक परफेक्ट संगीत दे रही थी। किस करते हुए मैंने उसे अपने हाथों में उठा लिया। मुझे नहीं पता कि फिल्मों में अभिनेता ऐसा कैसे कर पाते हैं। मेरे लिए गीली फर्श पर किस करना, पकड़ना और खुद को संतुलित करना मुश्किल था। मैंने अपनी शर्ट और बनियान उतारी। फिर मैंने ये ध्यान दिए बिना कि हम कहाँ थे, उसका कुर्ता उतारा। फिर मैंने उसकी व्हाइट ब्रा खोल दी और उसे कुर्ते के नीचे रख दिया ताकि हवा उसे अपने साथ ना ले जाए। हमने एक दूसरे को अपने शरीर के हर संभव जगह पर किस करना शुरू कर दिया था। अब हम अपने शरीर की गर्मी महसूस कर सकते थे और चाहते थे कि ये कभी खत्म ना हो। मेरे हाथों में एक दिक्कत थी, वो बस एक जगह नहीं रुक सकते थे। उनमें लगातार यहाँ वहाँ घूमने की प्रवृत्ति थी। वो धीरे धीरे काजल के पाजामे की तरफ बढ़े और उसे खोल दिया। उसे हालात पर काबू पाने का समय नहीं मिला। फिर मेरे हाथों ने खुद को नो एंट्री के क्षेत्र में ले जाने की कोशिश की। काजल के हाथ, जो कि ट्रैफिक पुलिस थे, उन्होंने भी मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। मैंने अपनी जीन्स खोली और उस ऐतिहासिक किले में काजल ने अपनी वर्जिनिटी खो दी। सूरज निकल आया। मैं एक नो मैन्स लैंड में आत्मसमर्पण किए हुए सिपाही की तरह बैठा था और काजल मेरे बगल में बैठी थी। हमें भूख लग रही थी और उससे भी ज्यादा हमें पानी की जरूरत थी, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी तो मानव की खोज हमारे काम नहीं आ सकती थी। हम उनके भूमिगत कमरे से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। 30 मिनट तक उस भूमिगत कमरे के बाहर इंतजार करने के बाद मैंने मानव को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर मैं उन्हें बुलाने के लिए अंदर गया। कमरे में इतना अंधेरा था कि इंफ्रारेड के बिना कुछ भी देखना नामुमकिन था। मैंने इतनी जोर से उसका नाम चिल्लाया कि वो कई बार गूंजा और वो जाग गए। हाँ, वो फर्श पे सो रहे थे। मैं इमेजिन कर सकता था कि वो क्यों सोए होंगे, लेकिन मैं उस वक्त बस जितनी जल्दी हो सके वापस जाना चाहता था। किले से नीचे उतरकर हम एक रेस्टोरेंट में गए और एक अच्छा खाना और चाय पीने के बाद हम सब अपनी जगह वापस लौट आए। काजल और प्रिया को छोड़ने के बाद हम कार वापस करने के लिए मेरे जीजा जी के घर गए। मैं इतना थका हुआ था कि अब मेरे लिए 1 किलोमीटर भी कार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। या तो गांजा था या प्यार का नशा था जिसने मुझे कमजोर बना दिया था। मैंने कार को पार्क किया, चाबी रखी और वापस अपनी जगह जा रहा था कि तभी वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। ये जीजा जी थे। केडी, फ्री हो क्या? थोड़ा काम है, जीजा जी ने पूछा। मेरे लिए ये एक अजीब स्थिति थी। मैं फ्री तो था, लेकिन मुझ में कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। यार, बाजार जाकर जॉनी के स्कूल के जूते लाने हैं, उन्होंने कहा। ये जॉनी के साथ बाजार जाने और उसके साथ खरीदारी करने का सही समय नहीं था। मैं असहाय था। मेरे पास जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। राजा और जॉनी दोनों हमारे साथ आए। मानव ने भी मुझे कंपनी दी। हम जूते खरीदने के लिए बाजार गए।
खरीदारी में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जिस चीज में समय लगा वो थी खरीदारी के बाद राजा और जॉनी की मांगें। राजा डोसा खाना चाहता था और जॉनी नूडल्स खाना चाहता था। मानव भी इस तरह के नाजुक समय में उनकी मांग से बहुत चिढ़ गया था। हम सबसे नजदीक के रेस्टोरेंट में गए और उनकी इच्छा के अनुसार खाना ऑर्डर किया। उन्हें इसे खत्म करने में 35 मिनट लगे और 65 मिनट बाद हम अपने बिस्तर पर थे। लेकिन इससे पहले